अच्छा, एक बात सोचिए, हम्म, जब एक बहुत मजबूत रस्सी बुरी तरह से उलझ जाती है तो हमारी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? यही कि उसे गुस्से में दोनों तरफ से जोर से खींचो। बिल्कुल, हम गुस्से या हताशा में उसे खींचते हैं। हमें लगता है कि शायद पूरी ताकत लगाने से वो सीधी हो जाएगी। लेकिन असल में होता क्या है? वो गांठें और भी ज्यादा सख्त हो जाती है, इतनी सख्त कि उन्हें खोलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही बात है। अब जरा इसी उलझी हुई रस्सी की तुलना एक टूटते हुए वैवाहिक रिश्ते से कीजिए। बहुत ही सटीक तुलना है ना? जब दो लोग अदालत की चौखट पर पहुंचते हैं तो वे अक्सर उसी गुस्से में होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई जज आए और उनके पक्ष में उस रस्सी को जोर से खींचे। पर वो तरीका काम नहीं करता। बिल्कुल काम नहीं करता। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। एक पारिवारिक कानूनी लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार कोई महंगा वकील नहीं है। तो फिर क्या है? वो है अदालत के दरवाजे के बाहर अपने ईगो यानी अपने अहंकार को छोड़ देना। अरे वाह! आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम इसी उलझी हुई रस्सी को खोलने के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझने जा रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, और हमारी आज की ये पूरी चर्चा मनी शुक्ला एंड एसोसिएट्स के अधिवक्ता अमन बाजपेयी और अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला द्वारा साझा किए गए कानूनी विश्लेषण पर आधारित है। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि वैवाहिक विवादों में कानून का असल उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बल्कि एक ऐसा समाधान खोजना है जो दोनों पक्षों की जिंदगी को और बर्बाद होने से बचा सके। मैं कहूंगा कि आपका ये रस्सी वाला उदाहरण ना इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। शुक्रिया। क्योंकि देखिए, जब लोग पहली बार इस कानूनी भूल भुलैया में कदम रखते हैं तो उनके दिमाग में फिल्मों वाले सीन चल रहे होते हैं। हाँ, वो टीवी सीरियल्स वाला ड्रामा। वही। उन्हें लगता है कि अदालत एक युद्ध का मैदान है जहां एक हारेगा और दूसरा जीतेगा। मतलब उन्हें लगता है कि जज उनकी भावनाओं को, उनके आंसुओं को मान्य ठहराएगा। बिल्कुल। वे भावनाओं का बदला लेना चाहते हैं एक ऐसी व्यवस्था से जो पूरी तरह से तथ्यों पर चलती है। समझ रही हूँ। तो ये जो आज की चर्चा है ना, ये उन लोगों के लिए एक तरह से शॉर्टकट है जो समझ नहीं पाते कि अदालत असल में देखना क्या चाहती है। यानी हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कानून क्या कहता है, बल्कि हम ये समझेंगे कि कानून ऐसा क्यों है। जब आप क्यों समझ लेते हैं तो कानूनी प्रक्रिया एक तार्किक कदम लगने लगती है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उस क्यों पर ही सीधा आते हैं। जी बताइए। मैंने स्रोत में देखा कि अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी और मनोज कुमार शुक्ला का जो विश्लेषण है वो कई धारणाओं को तोड़ता है। कैसे? उनके अनुसार अदालत जाने वाले हर जोड़े की पहली प्राथमिकता हमेशा शांतिपूर्ण समझौते की होनी चाहिए। 100%। उनका कहना है कि अगर हालात सुधरने लायक न हो तो आपसी सहमति से तलाक या म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स सबसे अच्छा रास्ता है। बिल्कुल, क्योंकि अपना जीवन वापस पाने के लिए ईगो को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा व्यावहारिक झोल नजर आता है। कैसा झोल? देखिए, ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि आपसी सहमति से तलाक ले लो, लेकिन जब पति पत्नी के बीच भावनाएं बिल्कुल चरम पर हों, जब दोनों को लग रहा हो कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो क्या ऐसे वक्त में किसी से तार्किक होकर सोचने की उम्मीद करना व्यावहारिक है? ये थोड़ा मुश्किल तो है। वही तो। क्या हमारी कानूनी व्यवस्था यहाँ एक जज से ज्यादा एक मैरिज काउंसलर की भूमिका नहीं निभा रही है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है हाँ। कि इसका जवाब बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, कैसे? अदालतें मैरिज काउंसलर बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हैं। अच्छा, जज का काम ये समझाना नहीं है कि आप एक दूसरे से प्यार कैसे करें। तो फिर वो समझौते पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि कानून जानता है कि उस समय कोई भी तार्किक रूप से नहीं सोच रहा होता। इसीलिए कानूनी प्रक्रिया का जो ढांचा है वो असल में प्रक्रिया की थकावट पर निर्भर करता है। प्रक्रिया की थकावट मतलब? एक लंबा चलने वाला मुकदमा आपको आर्थिक रूप से तो तोड़ता ही है। हाँ, वकील की फीस और सब। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वो इंसान को पूरा निचोड़ लेता है। सोचिए, सालों साल तारीखों पर जाना। उफ, वो भी अदालत के ठंडे कमरों में। बिल्कुल। अपने निजी जीवन की सबसे कमजोर और शर्मनाक बातों को अजनबियों के सामने बार बार दोहराना, ये कोई आसान काम नहीं है। मतलब इस प्रक्रिया की जो क्रूरता और जो थकावट है वही असल में लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। एकदम सही पकड़े आप। तो ये थकावट कोई खामी नहीं है, बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा है। काफी हद तक हाँ।
जब अधिवक्तागण कहते हैं कि अपना ईगो बाहर छोड़कर आएं, तो वह ये कोई प्रवचन नहीं दे रहे हैं। वे बता रहे हैं कि ईगो कानूनी दुनिया में बहुत ही महंगी चीज है। महंगी मतलब पैसों के मामले में? पैसे भी, आपके जीवन के सबसे कीमती साल भी, और आपकी मानसिक शांति भी। सही बात है। आपसी सहमति से तलाक लेना बस इस बात को स्वीकार करना है कि भाई रिश्ता खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी वापस पटरी पर लाने का सबसे तेज तरीका। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। बताइए। क्या होता है जब ईगो जीत जाता है? ओहो, तब तो मामला बिगड़ता है। हाँ, जब शांतिपूर्ण समझौते की गुंजाइश खत्म हो जाए, जब प्यार और साथ रहने वाली बातें किनारे हो जाएं, तो लड़ाई अचानक से सीधे पैसों पर आ जाती है। भरण पोषण की बात कर रही हैं आप? एकदम। स्रोत सामग्री में इस मेंटेनेंस वाले हिस्से का बहुत गहराई से जिक्र है। जी। विश्लेषण में बताया गया है कि यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपना वैवाहिक घर छोड़ देती है या उसके व्यवहार से साबित होता है कि उसने दायित्वों का गंभीर उल्लंघन किया है, तो पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। हाँ, कानून में ये प्रावधान है। लेकिन यहाँ फिर से मुझे एक समस्या दिख रही है। क्या समस्या? ये उचित कारण और गंभीर उल्लंघन जैसे शब्द, ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव नहीं है? किस तरह से? मान लीजिए किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसका साथी उसे समय नहीं देता। ये उसके लिए गंभीर उल्लंघन हो सकता है। जबकि दूसरे इंसान के लिए हो सकता है कि रोज की चीख पुकार भी कोई बड़ी बात ना हो। तो कानून इस भावना को नापता कैसे है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हाय, मैं सोच रही थी, क्या जज सिर्फ ये देखते हैं कि अदालत में कौन ज्यादा रो रहा है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर कानूनी व्यवस्था आम सोच से अलग काम करती है। अदालत किसी के आंसुओं या बड़े बड़े आरोपों पर फैसला नहीं सुनाती। तो फिर किस पे सुनाती है? अदालत को भावनाओं की भाषा समझ ही नहीं आती। वो केवल एक भाषा समझती है, साक्ष्य और सबूत की भाषा। मतलब कागज और पिक्सेल्स? बिल्कुल। जब आप कहती हैं कि दर्द सब्जेक्टिव है, तो कानून का काम उस दर्द को एक ऑब्जेक्टिव फिल्टर से गुजारना है। अच्छा। अगर कोई दावा करता है कि उसे घर से निकाल दिया गया या क्रूरता हुई, हाँ, तो अदालत ये नहीं पूछती कि आपको कैसा महसूस हुआ। वो पूछती है साबित करो। एकदम। वो पूछते हैं कि क्या कोई मेडिकल रिकॉर्ड है, पुलिस शिकायत है, व्हाट्सएप चैट है, कोई ऐसा गवाह है जिसका कोई स्वार्थ ना हो। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये बात तो मुझे थोड़ी अनफेयर लग रही है। अनफेयर क्यों? देखिए, पारिवारिक विवाद अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होते हैं ना। ये तो है। बेडरूम में कोई सीसीटीवी कैमरा थोड़ी लगा होता है। अगर कोई इंसान मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, तो वो अपने घर में जासूस कैसे बन जाए? वो मेडिकल रिकॉर्ड या डिजिटल फुटप्रिंट कैसे लाएगा जो बंद दरवाजे के पीछे हुए मानसिक उत्पीड़न को साबित कर सके? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु उठाया है आपने, और वकीलों के लिए अक्सर सबसे बड़ी चुनौती भी यही होती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? बंद दरवाजे के पीछे की घटनाएं न वो किसी शून्य में नहीं होती, उनका असर बाहर जरूर दिखता है। जैसे कि? जैसे क्या उस मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति को डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़ा? अच्छा, वो एक सबूत बन सकता है। बिल्कुल। या बैंक खातों में कोई ऐसा लेन देन है जो दिखा रहा हो कि आर्थिक रूप से कंट्रोल किया जा रहा है। समझ रही हूँ। या क्या व्यक्ति के स्वभाव में कोई ऐसा भारी बदलाव आया जो ऑफिस के लोगों या पड़ोसियों ने नोटिस किया हो? जिसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। बिल्कुल सही, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। अधिवक्ता अमन बाजपेयी और मनोज कुमार शुक्ला का विश्लेषण इसी पर जोर देता है। तो मतलब अदालत रोजमर्रा की छोटी मोटी कहासुनी और कानूनी क्रूरता के बीच अंतर करती है। बिल्कुल। सिर्फ ये कह देना कि मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा था, ये मेंटेनेंस मांगने का कारण नहीं हो सकता। और पति को भी साबित करना होगा कि उसने अपने दायित्व निभाए। हाँ, उसे भी सबूत देने होंगे कि पत्नी ने घर अपनी मर्जी से छोड़ा, किसी दबाव में नहीं। ये सिर्फ कहानी सुनाने का खेल नहीं है, कड़ियों को जोड़ने का खेल है। बिल्कुल। समझ गई। यानी जब आपके पास तथ्य कम पड़ने लगते हैं, तो आप सिर्फ अपनी आवाज ऊंची करके अदालत नहीं जीत सकते। आवाज ऊंची करने से तो केस और बिगड़ जाता है। सच कहूं तो मैंने देखा है कि जब लोगों के पास ठोस सबूत नहीं होते, तो वो उस कमी को वॉल्यूम से पूरा करने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। और यहीं से वो खतरनाक प्रवृत्ति शुरू होती है, जहां सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि पूरे परिवार को घसीट लिया जाता है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। स्रोत सामग्री में इसका जिक्र है कि देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर कितनी सख्ती दिखाई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना पर्याप्त आधार के वैवाहिक विवादों में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर परिवार के अन्य सदस्यों को फंसाने पर। बिल्कुल। इस चलन पर बहुत सख्त रोक लगाई है। तो
आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर इसे थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ ना, जी कहिए। तो जब शादियों में कोई लड़ाई होती है तो ये वही समय होता है जब वो दूर वाले फूफा जी हाँ हाँ। या वो रिश्तेदार जो शायद शादी के बाद कभी घर भी नहीं आए, अचानक से इस पूरे कोर्टरूम ड्रामा के मुख्य विलेन बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है जैसे घर के किचन में एक छोटी सी आग लगी हो और कोई उस आग से पूरे मोहल्ले को जलाने की कोशिश कर रहा हो। बहुत खूब। तो सुप्रीम कोर्ट मूल रूप से इन रिश्तेदारों के इर्द गिर्द एक फायरवॉल बना रहा है ताकि मुकदमों का इस्तेमाल बदला लेने के लिए न हो। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें ना, तो ये फायरवॉल वाला रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे? अगर हम इतिहास देखें तो कुछ दशकों तक वैवाहिक कानूनों का, विशेषकर दहेज प्रताड़ना वाले कानूनों का खूब गलत इस्तेमाल हुआ। ब्लैकमेल करने के लिए। हाँ। न्याय पाने की बजाय दूसरे पक्ष को सामाजिक रूप से अपमानित करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। मैं दर्द में हूं तो सबको बर्बाद कर दूंगा वाली मानसिकता। बिल्कुल। ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां पति की विवाहित बहन जो किसी दूसरे शहर में रह रही है, या 80 साल के बुजुर्ग माता पिता, हाँ, जिनका कोई सीधा संबंध नहीं था, उन्हें भी आपराधिक मुकदमों में डाल दिया गया। ये न्याय प्रणाली का मजाक बन गया था। बाप रे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फायरवॉल तकनीकी रूप से काम कैसे करता है? अदालत इन झूठे दावों को कैसे फिल्टर करती है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक जांच या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जैसी व्यवस्था मजबूत की है। अच्छा, तो पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, आंख बंद करके गिरफ्तारी नहीं हो सकती। पहले देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई सच्चाई है भी या नहीं। क्या कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है? हाँ, गिरफ्तारी के प्रावधान सीमित कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वैवाहिक विवाद मूल रूप से दीवानी या सिविल प्रकृति के होते हैं, जब तक कोई बहुत गंभीर आपराधिक कृत्य साबित ना हो जाए। एकदम सही। पुलिस का डर दिखाकर दबाव बनाने की रणनीति अब नहीं चलेगी। ये सुनकर तो एक अजीब सी राहत मिलती है। ये जानकर अच्छा लगता है कि सिस्टम बदला लेने की मानसिकता को समझ रहा है। बिल्कुल। अब तक इस डीप डाइव में हमने कई अहम बातें सीखी हैं। हमने देखा कि समझौते को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, कैसे भरण पोषण में व्यक्तिपरक दर्द को ऑब्जेक्टिव सबूतों में बदलना पड़ता है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक गिरफ्तारियों को रोका है। जी। लेकिन इन सब चीजों को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। क्या? एक आम इंसान को इस पूरी भूल भुलैया में अपना रास्ता कैसे तय करना चाहिए? स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी सलाह यही है कि रणनीति भावनाओं पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों और कानून पर आधारित होनी चाहिए। और यहीं पर एक व्यक्ति का पूरा नजरिया बदलना चाहिए। कैसे? देखिए, जब समझौते के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब साफ हो जाता है कि सामने वाला सिर्फ परेशान करने पर अड़ गया है, तब आप केवल न्याय की उम्मीद में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तब एक नई और आक्रामक कानूनी रणनीति अपनानी पड़ती है। मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश कर रही थी। बताइए। ये कुछ एक सर्जन के ऑपरेशन रूम में जाने जैसा नहीं है? सर्जन कैसे? एक सर्जन ऑपरेशन करते समय रो नहीं सकता ना। वो ये नहीं सोच सकता कि मरीज को कितना दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं। उसे वहां पर बिल्कुल ठंडे दिमाग और एक सर्जिकल प्रिसिजन की जरूरत होती है। बहुत सही। तो जब कोई व्यक्ति अदालत में लड़ रहा होता है तो उसे भी अपनी भावनाओं को बाहर रखकर एक सर्जन की तरह तथ्यों को काटना और जोड़ना पड़ता है। ये तुलना बहुत ही कमाल की है, क्योंकि जब खेल पूरी तरह तकनीकी हो जाता है, तब सारा दारोमदार इस बात पर है कि आप मामला पेश कैसे करते हैं, कौन से सबूत किस समय पेश करने हैं, बिल्कुल, दूसरे पक्ष के कानूनी खामियों का फायदा कैसे उठाना है, क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने वाले के झूठ को कैसे पकड़ना है। और अगर कोई गुस्से में अंधा है तो वो ये सब कर ही नहीं पाएगा, वो सबूत ही इकट्ठा नहीं कर पाएगा। गुस्सा इंसान को गलतियां करवाता है और अदालत में एक छोटी सी गलती पूरे केस की दिशा बदल सकती है। तो इसीलिए अधिवक्ता अमन बाजपेयी और मनोज कुमार शुक्ला ये समझाते हैं कि एक शांत दिमाग रखना सबसे जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े तो शांत दिमाग ही सबसे मजबूत हथियार है। तो मतलब बात वहीं आ जाती है। कितनी अजीब बात है ना कि सबसे बेहतरीन कानूनी सलाह असल में जीवन जीने की सलाह है कि अपने अहंकार को खुद पर हावी मत होने दो। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु रहे हैं उन्हें एक बार समेट लेते हैं। जी। सबसे पहली बात, कानून का उद्देश्य दंड देना नहीं, समाधान निकालना है। वापसी का सबसे अच्छा रास्ता आपसी सहमति से तलाक है। सही है। दूसरी बात, भरण पोषण के मामले में बिना उचित कारण घर छोड़ना या गंभीर उल्लंघन करना सिर्फ साक्ष्यों से तय होता है। यहाँ आंसू नहीं, तथ्य काम आते हैं। बिल्कुल। तीसरी बात,
सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों को हथियार बनाने की व्यवस्था तोड़ दी है और परिवार के निर्दोष सदस्यों को बचाने के लिए फायरवॉल बना दिया है। और अंतिम बात, अदालत में सफल होने के लिए भावनाओं की जगह एक सर्जिकल और साक्ष्य आधारित रणनीति चाहिए। ये इस पूरे विश्लेषण का बहुत ही शानदार सारांश है। शुक्रिया। और पता है, जब हम इन सब बातों पे विचार करते हैं ना, तो एक ऐसा विचार मन में आता है जो शायद स्रोत के पन्नों पर न लिखा हो। ऐसा कौन सा विचार है? एक ऐसा विचार जो भविष्य की पूरी तस्वीर बदल सकता है। क्या बात कर रहे हैं, बताइए। सोचिए, जब हमारी कानूनी प्रणाली बार बार इसी बात पर जोर दे रही है कि आपसी समझौते से मामले सुलझाए जाएं, अदालत का समय भावनाओं में बर्बाद ना हो, तो क्या भविष्य में ऐसा समय आ सकता है जब वैवाहिक मामलों के लिए पारंपरिक अदालतों की जरूरत ही खत्म हो जाए? पारंपरिक अदालतों की जरूरत ही खत्म हो जाए मतलब जजों और वकीलों की जगह कोई और ले लेगा? शायद, हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले दशकों में अनिवार्य मनोवैज्ञानिक और वित्तीय मध्यस्थता की व्यवस्था बन जाए? मैंडेटरी साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल आर्बिट्रेशन? बिल्कुल, एक ऐसा तंत्र जहां टूटे रिश्तों को कटघरे में खड़ा करने की बजाय विशेषज्ञों के पैनल के सामने बैठना पड़े, जहां बिना मुकदमे के ये तय हो कि आर्थिक बंटवारा कैसे होगा और भावनात्मक नुकसान कैसे कम होगा। हाँ, क्या वो न्याय का एक बेहतर, सस्ता और अधिक मानवीय रूप नहीं होगा? उफ, ये विचार तो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला है ना? एक ऐसी दुनिया जहां टूटे रिश्तों को अलग करने का काम हथौड़ा पीटने वाली अदालतों के बजाय समाधान खोजने वाले विशेषज्ञों के हाथ में हो। शायद भविष्य कुछ ऐसा ही हो। शायद ये एक ऐसा शानदार और विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर खुद से मंथन किया जा सकता है। बिल्कुल। हमारी आज की ये डीप डाइव चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस चर्चा में उन उलझी हुई गांठों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद। अंत में बस यही याद रखें कि अगर रिश्ते की रस्सी उलझ गई है तो उसे गुस्से में खींचने से केवल नुकसान होगा। उसे सुलझाने के लिए हमेशा धैर्य और ठंडे दिमाग की जरूरत होती है। सीखते रहिए, जागरूक रहिए और हम मिलेंगे हमारी अगली ज्ञानवर्धक चर्चा में।